वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छी तरह से 4 से लेकर क्वेश्चन 7 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि ACF कॉस्ट है 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस प्रकार समझना है कि 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है और 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल आपको देखना है। देखिए, एक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि जो 2 अंकों का जो HCF और LCM जो निकालते थे वो दोनों को गुणनफल के बराबर होता था। जैसे कि देखिए यहाँ पर समझिए हम क्या पढ़े हैं। देखिए पढ़े हैं कि जो HCF है, देखिए HCF 306 और 657, ठीक है, और यानी गुना LCM 306,657। इसका मतलब हुआ कि देखिए 306 657 का HCF और 306 और 657 का मतलब इसका हुआ HCF और इसका हुआ LCM। ये दोनों का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है? ये दोनों अंकों के बराबर, यानी 306 गुने 657 के बराबर होगा। यानी दोनों का HCF दोनों का LCM, ठीक है, जो आता है ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे तो बिल्कुल क्या होता है, बराबर हो जाता था। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, उसी नियम से आपको इसको बना देना है। हमको क्या निकालना है, LCM हमें ज्ञात करना है, HCF हमें दिया हुआ है। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो 306 और 657 का जो HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। यहाँ पर आप 9 लिख सकते हैं, गुने LCM आपको निकालना है तो लिख देंगे कि LCM 306,657 बराबर 306 गुने 657। ठीक है, जो HCF दिया हुआ है उसको हम लिख लिए, LCM का मान निकालना है इसलिए छोड़ दिए और दोनों अंक है उधर ही रहेगा। अब क्या है कि 9 जो है गुना में है तो क्या करेंगे कि LCM 306 657 बराबर, यानी 306 और 657 का LCM बराबर क्या होगा कि ये देखिए 9 जो है गुना में इधर आ जाएगा भाग में, यानी बटा के नीचे हो जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा नीचे, इसको हम काट देंगे तो काटेंगे 9 से, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2 होगा ना, 9 3 27, 3 बार में होगा, 9 सत्ते 63, 2 हुआ 27 और 9 3 27। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देंगे, 306 गुने 73। इसको हम जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 छक 18, 3 तिराई 9 गुने 7 छक 42, 70 21, 8 2 1 3, 9 4 13 के 3 हासिल 1 2, यानी 22,200 338, यानी 22,338। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि देखिए n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जो प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं, देखिए प्राकृत संख्या क्या जानते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, 1 2 3 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक ना, जो 1 से हमें स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। कहता है कि 6n, देखिए 6 और n क्या है, प्राकृत संख्या है। यानी कहने का अर्थ है कि 6 जो लिख लिए, अब n की जगह पर क्या बिठाना है, प्राकृत संख्या, जैसे 1 बिठा लिए, तो जब 6 का पावर जब 1 रहेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 के पावर प्राकृत संख्या 2 ले लेंगे तो 6 गुना 6 करें तो कितना आएगा, 36 आएगा।
तो हमें देखिए क्या करना है कि कहता है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 6 पर जब हम पावर जब बैठाएंगे प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 आप जितना चाहे उतना बैठा लीजिए, ठीक है ना, लेकिन वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए इसमें भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ, इसमें भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ, मतलब 6n जो अंक है 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके रीजन समझिए। तो समाप्त होने के लिए, ठीक है, किसका अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है। जैसे मान के चलिए कि ये देखिए 0 है, 10 आ गया ना, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए तोड़ने पर आएगा 2 से तोड़ दिए 5 बार में, और 5 से कट गया 1 बार में, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 5 है। यानी कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है, ठीक है। जबकि हम 6 को अगर तोड़ के देखेंगे, 6 जैसे है ना, 6n, 6 को तोड़ के देखिए, 6 को तोड़ के देख रहे हैं, देखिए तो 2 से कटेगा 3 बार में, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 और 3 आया, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आया। जबकि 0 होने के लिए 0 पर जब समाप्त होगा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 और 5 आया, ठीक है। और 36 को भी अगर तोड़ेंगे तो आपको 2 5 नहीं आएगा, ठीक है। तोड़ के देख लीजिए, 36 को तोड़ के देख लीजिए, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुने 3, यानी 2 5 अभाज्य गुणनखंड आया, नहीं आया। तो किसी भी संख्या जब 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आपको जरूर मिलेगा। यदि 2 5 उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो कभी भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यही चीज़ को आपको जांच करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, यानी कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। यदि 2 5 गुणनखंड नहीं है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम भी तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है पर हल, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे कि यदि, यह चीज आपको लिख देना है, यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या लिखे, यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5n के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका, हमें क्वेश्चन दिया है 6n, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर कि 6n को लिख लेना है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुने 3 n, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर n गुने 3 के पावर n के रूप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि 6n का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या 2 5 आया, नहीं ना आया, इसमें तो 2 3 आ रहा है। तो 2 3 जब अभाज्य गुणनखंड है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तोड़ के हम बताए थे अगर 2 5 रहता ना तो वो 0 पर समाप्त होता। तो क्या करना है, यहाँ लिखना है कि 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 n के रूप में नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं कि 6n, जो 6 है ना, संख्या लिख देते हैं कि संख्या 6n
शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हो गया। तो क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, केवल आपको समझना था। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप आसानी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, फिर भी इसको हम पूरे बेसिक तरीके से समझेंगे। देखिए हमें क्या कह रहा है कि इसको आपको बताना है कि ये क्या भाज्य हैं, ये जो दिया हुआ है दूसरा भी क्या भाज्य हैं। तो समझेंगे पहले कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर हम संख्या के बारे में अगर नहीं जानेंगे अच्छे तरीके से तो हम क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हम अभाज्य, लिख देते हैं अभाज्य संख्या, और एक लिख देते हैं भाज्य संख्या। ये दोनों संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या होता है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होती है, यानी एक से कटता है और जो संख्या रहता है उसी से कटता है, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी एक एवं स्वयं संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब समझिए कि देखिए 2 है। ठीक है, अब 2 कौन सी संख्या है, तो 2 जो है अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि 2 जो है सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं संख्या, स्वयं का मतलब 2 है तो 2 से ही कटेगा। ठीक है, यानी इसका परिभाषा होता है कि वह संख्या है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होती है, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी एक केवल एक से कटेगा और फिर स्वयं संख्या से कटेगा। तो ऐसी संख्या अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे कि भाई वो अभाज्य संख्या है। जैसे में 2 होता है, 3 भी होता है, एक से कटेगा फिर 3 से कटेगा, 5 होता है एक से कटेगा 5 से कटेगा, 7 होता है एक से कटेगा फिर 7 से कटेगा, 9 नहीं होगा 11 होगा, एक से कटेगा और 1100। इस प्रकार की संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो एक से कटता है और स्वयं संख्या से कटता है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या बोलते किसको हैं। अब चलिए हमें जो पढ़ना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता क्या है, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। देखिए यहाँ तो 2 आ गया, देखिए एक और स्वयं संख्या है, इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, एक संख्या और होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 तो आपका बहुभाज्य हो गया, 3 हो गया अभाज्य। देखिए 4 जो होता है ना ये भाज्य संख्या होता है। क्यों, देखिए इसका जो गुणनखंड होता है 2 से अधिक आना चाहिए, यानी किसी संख्या का गुणनखंड जब 2 से अधिक आता है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 है, एक से कटेगा, ठीक है, और देखिए ये फिर 4 से भी कटेगा, इसके अलावा देखिए 2 से भी कट जाएगा और 4 से। देखिए एक और अगर 4 से कटता तो भाज्य संख्या होता है, लेकिन इसका गुणनखंड देखिए 2 से अधिक आ गया, यानी 1 2 3 आ गया, इसीलिए क्या होगा भाज्य संख्या, यानी 6 होगा। एक से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 6 से। तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड आया ना, 2 से अधिक गुणनखंड आया तो क्या होगा भाज्य संख्या। 2 केवल आया, एक और स्वयं संख्या 2, तो उसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से समझिए कि 8 भी क्या है भाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से। उसी प्रकार 9 भी आपका भाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या बोलते किसको है और अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या किसको बोलेंगे और अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखते हैं यहाँ पर हल। देखिए हल लिख लिए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ से जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन समझ में आता है कि देखिए प्लस से देखिए बाईं साइड भी 13 है, प्लस से दाईं साइड भी 13 है, यानी दोनों में 13 है। इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन बोल सकते हैं, ठीक है। तो 13 कर ले लिए हम कॉमन, तो क्या बचेगा 7 गुने 11 गुने, और 13 से भाग लगाएंगे तो 13 की जगह पर 1 होगा, और 13 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। यानी 13, इसके बाद क्या करेंगे कि 11 गुने 7 करेंगे तो 77 और प्लस 1, यानी 13 गुने 77, अभी कितना हुआ 78।
अब आपसे पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए एक तो आ जाएगा, इसमें तो एक आएगा ना, 1 गुने 13 गुने, ये 2 से भी कटेगा, यानी इसको हम एक लिखने के लिए हम मतलब समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना, कि एक इसमें गुणांक है यानी एक गुना है। देखिए इसका जो गुणनखंड है इस संख्या का दो है या 2 से अधिक है, तो देखिए इसका जो गुणनखंड है, ठीक है ना, ये 2 से अधिक है, क्योंकि 1 2 3 आ गया, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। यानी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप ऊपर वाला जो है उसी को हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि इस संख्या का, यानी लिखिए नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखते हैं, संख्या का गुणनखंड, ठीक है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, बस इतना ही आपको लिखना है। संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, ठीक ना, यानी 2 से अधिक आ जाएगा ना, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम बताए थे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसीलिए यह भाज्य संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे, लिखिए क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 + 5, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए उसी प्रकार से बनाना है। देखिए 5, देखिए प्लस के दाहिना तरफ 5 है, प्लस के बाईं तरफ भी 5 है, ये दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, ठीक है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ बताए थे हिंदी ना, जो दोनों में होता है। तो 5 को ले लिए हम कॉमन, अब क्या बचेगा यहाँ, 7 गुने 6, और 5 के जगह पर 1 होगा, क्योंकि 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा ना, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 5 से फिर 5 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 5, इसको जब हम गुना करेंगे 1 तक तो आएगा 1008 और +1 आएगा, ठीक है। इसके बाद होगा 5 गुने 1008 और 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना आएगा, 9 आएगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखिए ये 5 गुने 1009 है, अगर इसको हम तोड़ लेंगे इस प्रकार से तो क्या है, देखो तोड़ने पर क्या आएगा, देखो हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 1 गुने 5 गुने 1009 भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका जो गुणनखंड है, इस संख्या का जो गुणनखंड है 2 से कम है, यानी 2 है कि 2 से अधिक है, तो इसका गुणनखंड जो है 1 2 3 है, यानी 2 से अधिक है, तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। इसी को हमको प्रूव करना है, जांच करके दिखाना है, ठीक है ना, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान था, केवल आपको बताना था कि भाज्य कैसे है। तो भाज्य को आपको देखिए परिभाषा के साथ आपको समझाए हैं, ठीक है, कि जिसका एक और स्वयं संख्या, एक और स्वयं संख्या से जो कटता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और इसके अतिरिक्त अगर कोई संख्या से कट जाए, यानी 2 से अधिक से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि यदि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं
और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, और एक ही स्थान पर पहुंचना है, तो दोनों क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को हम लघुत्तम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, यानी 18 12 क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर हम 7 को आसानी से बना लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कितना होगा, देखिए 18 को हम ले लिए, 2 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा में 3 बार में। ठीक है ना, यानी लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम 12 को निकाल लेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 12 को हम तोड़ लेंगे उसी प्रकार से, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 2 गुने 3 होगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि निकालेंगे हम कि एलसीएम 18,12, यानी 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा। देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं तो क्या करना है कि सभी अंक को लेना है, लेकिन ज़्यादा वाला को लेना है। ठीक है ना, यानी देखिए ऊपर में 2 एगो है और नीचे में 2 गो है ना, तो नीचे वाला ज़्यादा है, इसलिए नीचे वाला 2 को ले लेंगे हम। सभी अंक को लिया जाता है, सबसे ज़्यादा वाला को लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 3 का, 3 भी लेना है हमको, तो 3 नीचे 1 है और 3 नीचे 2 है, तो ऊपर वाला ज़्यादा है, तो ऊपर वाला को हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, 3 तिरे 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी क्या कर सकते हैं कि 18 और 12 का जो लघुत्तम है कितना आएगा, 36। यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर में क्या लिखना है, लिख देना है आपको कि अतः, क्या प्रश्न पूछ रहा है, बोल रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिख देंगे पर अतः दोनों ना, लिखेंगे दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं प्रश्न जो भी आपको 4 क्वेश्चन बताया गया है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को पहली बार अगर जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको बेसिक तरीके से कक्षा 10वीं का गणित का जो वीडियो है मिलते रहेगा। धन्यवाद।